तो देखिए आज से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस किए और लगभग सारे प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ष 2009 से, ठीक है। तो वर्ष 2009 से पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव का जो सारे प्रश्न है उसका एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। तो इसके लिए आप लोग के पास आपको क्वेश्चन बैंक होना चाहिए आपके पास। अब आप लोग क्वेश्चन देखिएगा और आंसर इसका बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? 2009 से। कहाँ से शुरू करेंगे? 2009 से। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? 2009 का ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक का पूछा गया है, कहता है भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए में दिया है 1971 में, बी में दिया है 1982 में और सी में दिया है 1972 में और डी में दिया है 1962 में। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन को लिखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, ए में दिया हुआ है, ए में जो दिया हुआ है 1971, क्या है? 1971। तो 1971 में जो हुआ था वो क्या हुआ था? भारत पाक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? याद रखिएगा, भारत पाक युद्ध हुआ था। भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में। क्या हुआ? भारत पाक युद्ध। उसके बाद बी में दिया है 1982 दिया हुआ है। क्या है? 1982 है। तो 1982 में छोड़िए, कुछ नहीं है। सी में जो दिया हुआ है 1972 दिया है। क्या है? 1972। तो 1972 में क्या हुआ था? शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ था 1972 में, ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में, याद रखिएगा। उसके बाद डी में दिया है 1962। क्या है? 1962। तो 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध। क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध हुआ। अब बात को समझिए, क्वेश्चन हमारा कहता है भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? इसमें ऑप्शन दिया है 1962। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? 1962 में हुआ। किस वर्ष हुआ? 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1962 में। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1962 में। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? 1962 में। या आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पंचशील का उल्लंघन करके, पंचशील समझौता जो हुआ था, तो ये पहले पंचशील समझौता का थोड़ा समझ लिए। पंचशील समझौता जो हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा, पंचशील समझौता हुआ था कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। हम जो बोल रहे हैं उसको भी नोट कर लीजिएगा, आपको आगे काम आएंगे। तो पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें हस्ताक्षर करने वाले जो थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री पूछेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान क्या कहते हैं, चाइनीज प्रधानमंत्री, यानी चाइना के जो प्रधानमंत्री थे उस समय वो कौन थे? चाउ एन लाई। क्या थे? चाउ एन लाई। तो आपसे पूछेगा पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ एन लाई। कौन थे? चाउ एन लाई। पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। किसके बीच? भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये था पंचशील समझौता। पंचशील समझौता में 5 तत्व रखे गए थे, 5 प्रावधान किए गए थे जो निम्न थे। इसीलिए इसको 5 तत्व रखे गए थे, इसीलिए इसको पंचशील समझौता कहा जाता है, क्योंकि पंचशील समझौता में 5 गो तत्व रखे गए थे, ठीक है। इसीलिए इसको पंचशील समझौता कहा जाता है। तो पंचशील समझौता समझ गए? पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को, ठीक है। तो पंचशील समझौता किसके बीच हुआ? भारत और चीन के बीच। तो इसमें यह भी कहा गया था कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, यानी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। पंचशील समझौता में यह प्रावधान किया गया था और 4 अन्य प्रावधान भी थे, इसको हम लोग बताएंगे पंचशील समझौता जब पढ़ाएंगे तब। तो पंचशील समझौता में एक कहा गया था कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, तो भारत चीन एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ये पंचशील में कहा गया था। लेकिन ये चाइना है, ये धोखेबाज निकला। ये पंचशील समझौता का उल्लंघन करके 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पंचशील का उल्लंघन करके चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1962 में। कब किया? 1962 में। पंचशील समझौता का उल्लंघन करके चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1962 में किया, ठीक है। या ऐसे पूछेगा पंचशील का उल्लंघन करके किस देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया? चीन। कितना ऑब्जेक्टिव निकल गए?
पंचशील का उल्लंघन करके 1962 में कौन सा देश भारत पर आक्रमण कर दिया? चीन। चीन ने पंचशील का उल्लंघन करके भारत पर आक्रमण कब किया? 1962 में। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? 1962 में। ठीक है, और याद रखिएगा भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो पहली बार कब लगा था? तो याद रखिएगा भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1962 में। 1962 में ही भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1962 में। ठीक है, पहली बार आपातकाल, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? पहली बार आपातकाल लागू हुआ, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। तो अब सब्जेक्टिव में पूछेगा पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ? 1962 में लागू हुआ। पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लागू हुआ, किसके कारण? तो चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण। चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत ने चीन पर नहीं, बल्कि चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, इसीलिए 1962 में आपातकाल लगा था। तो इसका कारण पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा क्यों हुई थी? तो चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण। किसके आक्रमण के कारण? चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो याद रखिएगा भारत में आपातकाल की घोषणा करने की जो शक्ति है या अधिकार है वो किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति के पास है। किसको? राष्ट्रपति के पास। जब हम राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो उसमें सारे क्वेश्चन बताए थे कि आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार भारत में किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। और ये आपातकालीन शक्ति, ये आपात उपबंध किस देश से हमारे देश में लिया गया है? तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ाए थे तो उसमें याद कीजिए हम बताए थे कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। तो ये आपातकाल की जो व्यवस्था है ये हमारे देश में जर्मनी से ही प्रेरित है। कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है आपातकाल की व्यवस्था। और आपातकाल की शक्ति भारत में किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो जब 1962 में आपातकाल की घोषणा हुई तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो जो राष्ट्रपति होंगे वही 1962 में आपातकाल की घोषणा किए होंगे। तो आपसे पूछेगा पहली बार आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो याद कीजिए जब राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो उसमें कार्यकाल बताए थे 1950 से 1962 तक किसका शासनकाल था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 1962 से 1967 तक एस राधाकृष्णन का। तो 1962 में एस राधाकृष्णन। कौन? एस राधाकृष्णन। याद रखिएगा राष्ट्रपति उस समय कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1962 के आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। 1962 का आपातकाल क्यों लगा था? तो चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? भारत चीन युद्ध किस वर्ष? 1962 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इधर देखिए शिमला समझौता है। तो शिमला समझौता कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 को। शिमला समझौता कब हुआ? 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। याद रखिएगा शिमला समझौता कब हुआ? 3 जुलाई 1972 को। और 1971 में ये भारत पाक युद्ध हुआ। भारत पाक युद्ध कब हुआ? 1971 में हुआ। 1971 में। कब? 1971 में। और याद रखिएगा 1971 के भारत पाक युद्ध का अंत हुआ था वो किस समझौता द्वारा हुआ? शिमला समझौता द्वारा। किस समझौता द्वारा? शिमला समझौता द्वारा। याद रखिएगा 1971 के भारत पाक युद्ध का अंत किस समझौता द्वारा हुआ? शिमला समझौता द्वारा हुआ। ठीक है, और शिमला समझौता कब हुआ? 3 जुलाई 1972 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ। इस समझौते के द्वारा 1971 के भारत पाक युद्ध का अंत हुआ गया था। ठीक है, तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो थे। कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रपति कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, याद रखिएगा। और शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था। और 1971 के भारत पाक युद्ध का अंत किस समझौते के द्वारा हुआ? शिमला समझौता के द्वारा।
ये याद रखिएगा, ठीक है। और 1971 में आपातकाल भी लगा था। 1971 में भी आपातकाल लगा था। जब हम पढ़ाए थे तो आपातकाल अभी तक भारत में कितने बार लागू हुआ है? 3 बार। कितने बार? 3 बार। पहला 1962 में, दूसरा 1971 में, तीसरा 1975 में। पहला 1962 में लागू हुआ था चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण, दूसरा हुआ था 1971 में लागू। तो दूसरी बार आपातकाल लागू कब हुआ था? 1971 में। तो 1971 में क्यों हुआ था? तो पाकिस्तान, ये जो पाक है, ये पाकिस्तान द्वारा आक्रमण हुआ था भारत पर। तो भारत में दूसरी बार आपातकाल कब लगा था? 1971 में। 1971 का आपातकाल किस लिए लगा था? तो पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण। किसके द्वारा? पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण। उस समय भी पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। तो पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण दूसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तो याद रखिएगा, भारत में दूसरी बार आपातकाल कब लगा? 1971 में। और 1971 के आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा बीबी गिरी। कौन? बीबी गिरी। याद रखिएगा बीबी गिरी। कौन है? बीबी गिरी। बीबी गिरी। 1971 के आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन है? बीबी गिरी। 1971 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन है? बीबी गिरी। 1969 से 1974 तक इन्हीं का शासनकाल है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। और ये 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ, उसी युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? 1962 में हुआ भारत चीन युद्ध, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग लिखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले पीएम एवं पहले विदेश मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रथम विदेश मंत्री थे। इनकी मृत्यु यानी इनकी देहांत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 27 मई 1964, बी में दिया है 30 मई 1964, सी में दिया है 27 मई 1960 और डी में 28 मई 1968। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही 27 मई 1964 को। 27 मई 1964। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम पीएम एवं प्रथम विदेश मंत्री थे। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। कब? 27 मई 1964 को। दो का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दो का सही आंसर ए हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत 27 मई 1964 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? तो पंचायत व्यवस्था जो स्थापित की गई थी किस देश में स्थापित की गई थी? यहाँ पर लिखते तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या नंबर है? 3 नंबर। ए में दिया हुआ है पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? तो ऑप्शन ए में दिया है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। याद रखिएगा ए में दिया है बांग्लादेश। तो सबसे पहले बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ कब? बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? तो 1971 में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में, जब भारत पाक युद्ध हुआ 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद, ठीक है। बी में जो दिया हुआ है, बी में हमारा दिया है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान बी में दिया है। तो पाकिस्तान जो याद रखिएगा, पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन स्थापित हुआ था। पाकिस्तान में सैनिक शासन पहली बार, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, पहली बार सैनिक शासन स्थापित हुआ। पहली बार सैनिक शासन स्थापित, पहली बार सैनिक शासन स्थापित हुआ 1958 में। कब? 1958 में अयूब खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? अयूब खां। अयूब खां के नेतृत्व में। अयूब खां के नेतृत्व में, याद रखिएगा अयूब खां के नेतृत्व में पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन स्थापित हुआ। उसके बाद सी में जो दिया हुआ है हमारा नेपाल। क्या है? नेपाल में। तो पंचायत व्यवस्था लागू हुआ। पंचायत व्यवस्था स्थापित, पंचायत व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था लागू हुआ। पंचायत व्यवस्था लागू कब हुआ?
तो 1962 में, याद रखिएगा, पंचायत व्यवस्था लागू हुआ 1962 में, ठीक है। और डी में जो दिया हुआ है क्या है, भूटान, क्या है, भूटान। तो भूटान को याद रखिएगा क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है, भूटान को, याद रखिएगा। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है, भूटान को। अब देखिए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश दिसंबर 1971 में स्वतंत्र हुआ, यानी बांग्लादेश 1971 से जो पहले जो था वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश को 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 में, उसी युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो बांग्लादेश दिसंबर 1971 में बना। और याद रखिएगा बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है, क्या है, जातीय संसद। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, हम यहाँ सभी देश के संसद के नाम भी लिख लेते हैं, जातीय संसद, इसको याद रखिएगा, जातीय संसद। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जातीय संसद किस देश की संसद है, याद रखिएगा, जातीय संसद किस देश की संसद को कहा जाता है, तो बांग्लादेश के। ये ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है, जातीय संसद किस देश के संसद को कहा जाता है, तो बांग्लादेश के संसद को। जातीय संसद किस देश के संसद को कहा जाता है, बांग्लादेश के। उसके बाद देखिए पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ, 14 अगस्त 1947 को। ये भारत से विभाजन होकर बना था। भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ था, ठीक है, भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ था। और भारत का विभाजन हुआ था तो 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था। तो याद रखिएगा पाकिस्तान कब बना, 14 अगस्त 1947 को बना था, ठीक है यार। और पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन कब स्थापित हुआ, पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन स्थापित हुआ 1958 में। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है, पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन कब स्थापित हुआ, तो 1958 में। कब, 1958 में। और पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन 1958 में स्थापित हुआ, किसके नेतृत्व में, अयूब खान, जनरल अयूब खान के नेतृत्व में। ये याद रखिएगा, पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन स्थापित हुआ किसके नेतृत्व में, तो अयूब खान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, अयूब खान के नेतृत्व में, जो ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे। ये वही अयूब खान थे जो ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन कब स्थापित हुआ, 1958 में। किसके नेतृत्व में, जनरल अयूब खान के नेतृत्व में, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन स्थापित हुआ, ये तक का अंदर तक का क्वेश्चन है, इसको जान लीजिए। पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन स्थापित हुआ, उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन 1958 में स्थापित हुआ, उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा सिकंदर मिर्जा। कौन, राष्ट्रपति कौन थे, सिकंदर मिर्जा, सिकंदर मिर्जा। याद रखिएगा पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन स्थापित हुआ 1958 में, उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, सिकंदर मिर्जा। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, चुंदरीगढ़। कौन, चुंदरीगढ़, याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन खूब पूछा जाता है आपसे, ज्यादातर ये पूछेगा पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन कब स्थापित हुआ, 1958 में। किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ, जनरल अयूब खान के नेतृत्व में। और पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन 1958 में स्थापित हुआ, उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन थे, तो सिकंदर मिर्जा। पाकिस्तान में 1958 में सैनिक शासन स्थापित हुआ, उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, सिकंदर मिर्जा। पाकिस्तान में 1958 में सैनिक शासन स्थापित हुआ, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, वो कौन थे, तो चुंदरीगढ़। कौन, चुंदरीगढ़। राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा, प्रधानमंत्री चुंदरीगढ़, राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा और प्रधानमंत्री चुंदरीगढ़, याद रखिएगा। और पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है, तो नेशनल असेंबली। क्या है, नेशनल असेंबली। ये भी याद रखिएगा, जब हम बांग्लादेश के बताया संसद के नाम जातीय संसद, तो आपसे पूछेगा जातीय संसद कहाँ के संसद है, बांग्लादेश के। नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। क्या है, नेशनल असेंबली। ये कहाँ की संसद है, पाकिस्तान के। नेशनल असेंबली यहाँ का, इसका हिंदी हो जाएगा राष्ट्रीय सभा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय सभा। हिंदी भी लिख लीजिए, राष्ट्रीय सभा। ये अंग्रेजी में, नेशनल असेंबली क्या है, अंग्रेजी में।
तो आपसे पूछेगा नेशनल असेंबली कहाँ की संसद है? पाकिस्तान की। नेशनल असेंबली कहाँ की संसद है? पाकिस्तान की। या राष्ट्रीय सभा, राष्ट्रीय सभा क्या आएगा हिंदी में? तो राष्ट्रीय सभा कहाँ की संसद है? पाकिस्तान के। राष्ट्रीय सभा कहाँ के? पाकिस्तान के। इधर है नेपाल, तो नेपाल में पंचायत व्यवस्था लागू हुआ। तो पंचायत व्यवस्था नेपाल में कब लागू हुआ? 1962 में। कहिया लागू हुआ? 1962 में। याद रखिएगा, नेपाल में पंचायत व्यवस्था कब लागू हुआ? 1962 में नेपाल में पंचायत व्यवस्था लागू हुआ था। और नेपाल में पंचायत व्यवस्था लागू की घोषणा कब की गई थी? घोषणा तो याद रखिएगा, घोषणा हुई 1961 में। घोषणा 1961 में। घोषणा 1961 में। याद रखिएगा, नेपाल में पंचायत व्यवस्था कब लागू हुआ? 1962 में। कब लागू हुआ? 1962 में। अब पंचायत व्यवस्था की घोषणा कब की गई? 1961 में। घोषणा कर दी गई 1961 में, लेकिन लागू कब हुआ? 1962 में। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर सीधा कहता है नेपाल में पंचायत व्यवस्था, या कहता है पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? तो नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेपाल में पंचायत व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो स्थापित की गई थी, तो कब स्थापित की गई थी? 1962 में। कब स्थापित की गई? 1962 में। ऐसे में कहता नेपाल में पंचायत व्यवस्था की घोषणा कब की गई? तो हो जाता 1961। क्या हो जाता? 1961। लेकिन कहता है स्थापित, तो 1962 होगा। क्या होगा? 1962। तो पंचायत व्यवस्था कहाँ लागू हुआ? नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नेपाल के संसद का नाम जान लीजिए। नेपाल के संसद का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, नेपाल के संसद का नाम क्या होगा? नेपाल के संसद का नाम हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायत। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। तो आपसे पूछेगा राष्ट्रीय पंचायत कहाँ के संसद है? नेपाल के। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल के। जातीय संसद बांग्लादेश। नेशनल असेंबली पाकिस्तान। और भूटान। अब है भूटान। तो भूटान को याद रखिएगा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है? भूटान को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है? भूटान को। और इसको भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुल जमीन का 70% से अधिक हिस्सा पर लगभग वन का विस्तार है। तो भूटान के कुल भूभाग का 70% भूभाग पर वन का विस्तार है, इसीलिए भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। और भूटान के संसद का नाम क्या है? तंसोगडू। क्या है? तंसोगडू। ये याद रखिएगा, भूटान के संसद का नाम क्या है? तंसोगडू। भूटान के संसद का नाम तंसोगडू। सभी के संसद का नाम याद रखिएगा। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। भूटान के संसद का नाम क्या है? तसोंगडू। क्या है? तसोंगडू। तो ये 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा कहता है पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? तो नेपाल में। सी। ठीक है, तो 3 नंबर तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर तक क्लियर हो गया। अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है नई दिल्ली। हम लोग ऑप्शन लिखते हैं। ठीक है, कई नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर। ए में क्या है? नई दिल्ली। ए में जो दिया हुआ है नई दिल्ली। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था। तो 7वां गुट निरपेक्ष देशों का क्या हो जाएगा? गुट निरपेक्ष देशों का गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन। गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन। 7वां शिखर सम्मेलन। गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था। कब? 1983 में। याद रखिएगा, गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में हुआ था। 1983 में कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। उसके बाद बी में जो दिया हुआ है हमारा क्या है? बेलग्रेड। क्या है? बेलग्रेड। बी में क्या दिया हुआ है? बेलग्रेड। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन क्या हो जाएगा? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था। कब? 1961 में बेलग्रेड में हुआ। सी में दिया है, सी में जो दिया हुआ है हमारा क्या दिया है? कैरो। क्या है? कैरो। डी में क्या है? हवाना।
क्या है? हवाना। हवाना कहाँ है? क्यूबा में। क्यूबा की राजधानी है हवाना, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। कहाँ? बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? 1961 में, याद रखेगा, खूब पूछा जाता है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? 1961 में। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहाँ है? तो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। कहाँ है? यूगोस्लाविया में, याद रखिएगा। यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड। बेलग्रेड किस देश में है? यूगोस्लाविया में। यहीं पर पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में। नई दिल्ली में 1983 में गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था। तो आपसे पूछेगा गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली कहाँ है? भारत में है। गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1983 में। कब? 1983 में। गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित हुआ? 1983 में। कहिए 1983 में, तो याद रखिएगा ये था 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में। पहला गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में। और हवाना कहाँ है? तो हवाना क्यूबा में है। और याद रखिएगा विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को। विश्व में चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 5वां क्वेश्चन देखिए, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा ए में दिया हुआ है 15 अगस्त 1947। क्या है? 15 अगस्त 1947 है। क्या है? ए में दिया है 15 अगस्त 1947। बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। सी में दिया हुआ है 15 अगस्त 1948। 15 अगस्त क्या है? 15 अगस्त 1948। और डी में जो दिया हुआ है हमारा 26 जनवरी 1951। क्या है? 26 जनवरी 1951। तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है लंबे संघर्ष के बाद भारत ने स्वतंत्रता पाई। तो भारत ने स्वतंत्रता कब पाई? तो 15 अगस्त 1947 को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। और किससे? तो ब्रिटेन से। भारत किससे स्वतंत्र हुआ? इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से। भारत किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। भारत किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। लगभग भारत ब्रिटेन का 200 वर्षों तक लगभग गुलाम था। भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन का गुलाम था। और कुल 190 वर्षों तक गुलाम था। भारत ब्रिटेन का लगभग 200 वर्षों तक और कुल 190 वर्षों तक गुलाम था। कुल कहेगा तो 190 वर्षों तक। तो भारत सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हुआ। किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हुआ। तो ये देखिए, तो क्या हो जाएगा? पहले 1757 से 1857 तक जो गुलाम था वो किसका गुलाम था? भारत। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1757 से 1857 तक भारत किसका गुलाम था? तो कंपनी का गुलाम था, ब्रिटिश साम्राज्य का नहीं, कंपनी का। उसके बाद 1857 से 1947 तक भारत किसका गुलाम था? तो ब्रिटिश क्राउन का। किसका? ब्रिटिश क्राउन का, यानी ब्रिटेन के राजा रानी को ब्रिटिश क्राउन के नाम से ब्रिटिश ताज कहा जाता है। तो 1857 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का, 1757 से 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 100 साल तो ये हो जाएगा, 1757 से 1857, 100 साल ये हो गया। उसके बाद 1857 से 1947, 90 साल ये हो गया। तो
तो कुल 190 वर्षों तक भारत गुलाम था ब्रिटिश साम्राज्य का। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में यदि ऐसे पूछेगा 1757 से 1857 तक भारत किसका गुलाम था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, इसी युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। जब प्लासी का युद्ध जीता तो कंपनी भारत पर शासन करना आरंभ कर दिया और 1857 तक शासन किया। और जब 1857 की क्रांति हुई, यानी 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ, उस सिपाही विद्रोह के बाद 1857 का सिपाही विद्रोह होने के बाद 1858 में एक अधिनियम आया। क्या आया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। इसी अधिनियम के द्वारा भारत की शासन की जो सत्ता थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में परिवर्तित हो गई। कहेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना देते हैं, किस अधिनियम के तहत भारत की शासन की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में परिवर्तित हो गई? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण अधिनियम है। कहेगा पहले तो 1757 से 1857 तक भारत किसका गुलाम था? कंपनी का। फिर 1857 की क्रांति हुई, तो इसके बाद जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, इस अधिनियम के तहत भारत की जो शासन की जो सत्ता थी वो कंपनी के हाथ से कौन ले लिया? ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटेन के महारानी, यानी ब्रिटिश महारानी भारत की शासन की सत्ता अपने हाथों में ले लिया। अब वहां से शासन चलने लगा, वो अपने हिसाब से शासन चलने लगा ब्रिटिश क्राउन के हाथों से। ठीक है, तो ये परिवर्तन कब हुआ? 1858 में। कब? 1858 में। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ देता है आपके एग्जाम में कि किस अधिनियम के तहत भारत की शासन की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में परिवर्तित हो गई। तो याद रखिएगा 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो लगभग 190 वर्षों तक भारत गुलाम था ब्रिटेन का। उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। यानी भारत गणतंत्र कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो ये याद रखिएगा। 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कहता है भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई 15 अगस्त 1947 में। ए, 5 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कहता है? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ए में जो दिया हुआ है, ए में दिया है 25 दिसंबर 1991। क्या है? 25 दिसंबर 1991। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ का विघटन। क्वेश्चन कहता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया है 25 दिसंबर 1991, बी में दिया है 25 दिसंबर 1990, सी में दिया है 15 अगस्त 1948 और डी में दिया है 26 जनवरी 1951। ना, डी में दिया हुआ है 25 दिसंबर 1993। 25 दिसंबर 1993। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1991 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ को 15 खंडों में तोड़ दिया गया। याद रखिएगा, सोवियत संघ को कितने खंडों में तोड़ दिया गया? 15 खंडों में तोड़ दिया गया। और सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था अमेरिका के कूटनीति की वजह से, अमेरिका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की कूटनीति की वजह से सोवियत संघ को 15 खंडों में तोड़ दिया गया। सोवियत संघ का विघटन कर दिया 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का भी अंत हो गया। शीत युद्ध जो 1946 से 1991 तक चला था, इसका अंत किस तरह हुआ? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ? तो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, और सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? तो रूस बना। कौन? रूस। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? रूस। याद रखिएगा, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ 25 दिसंबर को। तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो बना था रूस,
और रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति जो बने थे वो कौन थे? तो बोरिस येल्टसिन। रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने? बोरिस येल्टसिन। और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन बने? मिखाइल गोर्बाचोव थे। कौन? मिखाइल गोर्बाचोव। इसी के समय में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन? मिखाइल गोर्बाचोव। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन? मिखाइल गोर्बाचोव। रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन? बोरिस येल्टसिन। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? रूस बना। ठीक है। सोवियत संघ को कितने खंडों में तोड़ दिया गया? 15 खंडों में। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन ए में दिया है 5, बी में दिया हुआ है 7, सी में दिया हुआ है 8 और डी में क्या दिया है? 10। तो देखिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या, अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? 5। अस्थायी सदस्य की संख्या, अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? 5। अब 10 गो अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्यों की संख्या, अस्थायी सदस्यों की संख्या। तो आपसे पूछ रहा है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद याद रखिएगा ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 गो अंग है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 6 गो अंग है। उसी में से ये है एक सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद एक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 गो अंग है। कितने अंग है? 6 गो। उसी में से एक है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। इसमें सदस्य की संख्या कितनी होती है? 15। सुरक्षा परिषद में सदस्य की संख्या कितनी होती है? 15, जिसमें से 5 गो अस्थायी होता है। ये 5 गो अस्थायी रूप से होता है और 10 गो अस्थायी होता है। ये 10 गो अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। मतलब ये परमानेंट होता है। 5 गो हमेशा के लिए रहता है और ये 10 गो जो रहता है ये 2 साल के लिए सदस्य बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 2 साल के लिए। तो 10 गो अस्थायी रहता है और 5 गो अस्थायी रहता है। तो अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? 5। अस्थायी सदस्य की संख्या 10, कुल मिलाकर 15। कुल मिलाकर 15। तो 5 गो अस्थायी सदस्य कौन कौन है ये याद रखिएगा। सबसे पहले रूस, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। क्या हो जाएगा? रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। ये क्या हुआ? रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। 5 गो। यही है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन है? रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। ये 5 गो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें सुरक्षा परिषद में 5 गो अस्थायी सदस्य, इस सभी को वीटो पावर प्राप्त है। ये 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त है, जिसमें सबसे अधिक बार वीटो पावर का जो यूज किया है, यानी सबसे अधिक बार वीटो पावर का प्रयोग किया है वो कौन किया है? रूस किया है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद के किस अस्थायी सदस्य ने सर्वाधिक बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया है? तो रूस। याद रखेगा, क्वेश्चन पूछेगा सुरक्षा परिषद के किस अस्थायी सदस्य ने सर्वाधिक बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया है? तो रसिया। कौन? रसिया, जिसमें से वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बताया है। ये 5 गो अस्थायी सदस्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? ए। 7 नंबर क्वेश्चन का था सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या क्या है? तो 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता अस्थायी तो 10 को हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में दिया है 1957, बी में दिया हुआ है 1992। क्या दिया है? 1992। सी में क्या दिया हुआ है? 2005 और डी में क्या दिया है? 2006। तो देखिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो स्थापना हुई थी 1957 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? 1957 में। याद रखिएगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1957 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? 1957 में। और इसी यूरोपीय आर्थिक समुदाय
का नाम बदलकर, इसका नाम बदलकर याद रखिएगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर 1993 में यूरोपीय संघ कर दिया गया। क्या कर दिया गया? यूरोपीय संघ कर दिया गया। यूरोपीय संघ कर दिया गया। सब कुछ वही था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदल दिया गया 1993 में। कब? 1993 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कब कर दिया गया? 1993 में। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? 1957 में। यूरोपीय संघ कब बना? 1993 में। यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ? 1993 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ था? ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स से है। सब कुछ वही था, बस इसी का नाम बदलकर 1993 में यूरोपीय संघ कर दिया गया। बाकी सब कुछ वही था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में, यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में। अब थोड़ा यूरोपीय संघ के बारे में जान लीजिए। तो यूरोपीय संघ जो है, ये यूरोपीय संघ, इसका मुख्यालय, सबसे पहले इसका मुख्यालय हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। कहाँ? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। उसके बाद सदस्य देश, इसमें यूरोपीय संघ में सदस्य देश क्या हुआ है? सदस्य क्या हुआ? 27 गो। इसकी मुद्रा क्या है? तो यूरो। क्या है? यूरो। आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक देख लीजिएगा, नहीं तो हम बोल देते। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या है? ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है कौन? ब्रुसेल्स। उसके बाद यूरोपीय संघ में सदस्य देश कितने हैं? 27 गो। कितने? यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश है? 27 गो। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। क्या है? यूरो। याद रखेगा। उसके बाद यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? 12 सितारे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? 12 सितारे। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 9वां क्वेश्चन की ओर। कर लिया हम लोग। अब देखिए 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अब जो हमारा 9वां प्रश्न कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन हमारा कहता है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है 26 जनवरी, बी में दिया है 15 अगस्त, सी में 1 मई, डी में 10 दिसंबर। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन का ऑप्शन लिखते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन होगा? 9 नंबर। ए में क्या दिया हुआ है हमारा? 26 जनवरी। क्या है? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को क्या मनाता है? गणतंत्र दिवस। बी में क्या है? 15 अगस्त। क्या है? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। सी में क्या दिया हुआ है? 1 मई। 1 मई। 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। उसके बाद डी में दिया हुआ है 10 दिसंबर। क्या है? 10 दिसंबर। क्या दिया हुआ है? 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस। क्या हो जाएगा? विश्व मानवाधिकार दिवस। याद रखिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो विश्व मानवाधिकार दिवस, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 1 मई को क्या? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हम लोग इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था।
ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था भारत कब? 15 अगस्त 1947 को। हम बताए थे इससे पहले क्वेश्चन में, तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इसीलिए 15 अगस्त को हम लोग हर एक साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। उसके बाद 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों गणतंत्र दिवस? तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसलिए 26 जनवरी को प्रत्येक साल हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा। उसके बाद तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 का सही आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10वां प्रश्न हमारा कहता है, क्या कहता है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? ए में दिया हुआ है ए में दिया हुआ है भारत, बी में दिया हुआ है पाकिस्तान, क्या दिया हुआ है? पाकिस्तान। सी में दिया हुआ है श्रीलंका, क्या दिया है? श्रीलंका। डी में क्या दिया हुआ है? बांग्लादेश, क्या है? बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब देखिए भारत, तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पाकिस्तान, तो वहां पर हम बता दें पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन स्थापित हुआ था 1958 में। यहाँ पर बता देते हैं दूसरी बार कब स्थापित हुआ था। हर एक जगह कुछ नया जानिए। तो पाकिस्तान में दूसरी बार सैनिक शासन कब स्थापित हुआ? ऐसे तो ये पता ही होगा कि पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। यहाँ पर जान लीजिए दूसरी बार पाकिस्तान में सैनिक शासन, दूसरी बार सैनिक शासन स्थापित रहा कब से कब तक? सैनिक शासन स्थापित रहा, दूसरी बार सैनिक शासन स्थापित रहा। तो पाकिस्तान में दूसरी बार सैनिक शासन स्थापित कब से कब तक रहा? तो याद रखिएगा 1977 से 1987 तक। कब से कब तक? 1977 से 1987 तक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पाकिस्तान में पहली बार सैनिक शासन स्थापित हुआ 1958 में। पाकिस्तान में दूसरी बार सैनिक शासन कब स्थापित हुआ? 1977 में। कब तक रहा? 1987 तक, लगभग 10 साल तक। तो याद रखिएगा पाकिस्तान में दूसरी बार सैनिक शासन कब स्थापित हुआ? तो 1977 से 1987 तक पाकिस्तान में दूसरी बार सैनिक शासन स्थापित रहा। श्रीलंका, तो याद रखिएगा श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ बताओ? श्रीलंका स्वतंत्र हुआ 1948 को। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। याद रखिएगा श्रीलंका स्वतंत्र हुआ 1948 में इंग्लैंड से। कहा? ये भी इंग्लैंड का ही गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था। इंग्लैंड से, ब्रिटेन वाला लगभग सबको गुलाम बना लिया था। इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ कौन? श्रीलंका। तो आपसे पूछेगा श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। भारत की आजादी के बाद श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था 1948 में। ये किससे स्वतंत्र हुआ? इंग्लैंड से। और भारत भी स्वतंत्र हुआ था इंग्लैंड से। तो श्रीलंका स्वतंत्र हुआ 1948 में और भारत 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद बांग्लादेश, तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। ये बताने की जरूरत नहीं है। और बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। ये खूब पूछा जाता है, जातीय संसद कहाँ के संसद है? बांग्लादेश के। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। और ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, पाकिस्तान में दूसरी बार सैनिक शासन स्थापित कब हुआ? तो 1977 में। कब तक लागू रहा? 1987 तक। ठीक है, और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है वो कौन है? भारत है। 10 का सही आंसर ए हो जाएगा। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश भारत है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। अब 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जनता पार्टी की सरकार कब बनी? 11 नंबर क्वेश्चन होगा, क्या हो जाएगा? 11 के ए में दिया हुआ है 1974।
1974। ए में दिया है 1974। ए में क्या है 1974। क्वेश्चन हमारा कहता है जनता पार्टी की सरकार कब बनी। तो जरा आप लोग ये बताइए कि 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण डेट के साथ कमेंट में आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए कि 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, डेट क्या था और परमाणु परीक्षण का कोड क्या था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण डेट के साथ कब किया, पहला परमाणु परीक्षण, और उस परमाणु परीक्षण का कोड क्या था। हम उससे पहले नहीं बोलेंगे जब तक आप लोग कमेंट में बताइए, तब तक हम लोग ऑप्शन लिखते हैं। हम बी में दिया हुआ है, कमेंट में बताइए उसका कोड क्या था और कब, डेट के साथ पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, डेट के साथ। बी में दिया है 1977, क्या है 1977। सी में क्या दिया हुआ है, सी में दिया है 1980, क्या है 1980। डी में क्या है तो 1983, क्या है 1983। डी में है 1983। तो 1983 में याद रखिएगा 7वां गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था। गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन, 7वां शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 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 देखिए, गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। याद रखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ये था 1983 में। तो 1983 में गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, इसको याद रखिएगा। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, डेट था 18 मई 1974। तो याद रखिएगा, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, 18 मई 1974 को, और उसका कोड क्या था तो स्माइलिंग बुद्धा। क्या कोड था, स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया उसका कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, उसी का कोड था। और भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया तो पोखरण में। कहा, पोखरण में। पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिला में। पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिला में है, वहीं पर भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया 18 मई 1974 को। तो यहाँ याद रखिएगा, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया कब, 1974 में, 18 मई 1974 को। कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण में परीक्षण किया था, याद रखिएगा। और पहला परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, याद रखिएगा। भारत ने जब पहला परमाणु परीक्षण किया, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा, वो कौन थे, इंदिरा गांधी। कौन, इंदिरा गांधी। पहला परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी। और पहला परमाणु परीक्षण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन, तो याद रखिएगा, पहला परमाणु परीक्षण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, बीबी गिरी। कौन, बीबी गिरी। पहला परमाणु परीक्षण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन, बीबी गिरी। प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी। तो ये याद रखिएगा। और कब किया था, 18 मई 1974 को। कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। 1977 है बी में। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। केंद्र में जनता पार्टी की, केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। गैर कांग्रेसी सरकार बनी। केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और जनता पार्टी की, किसकी, जनता पार्टी की। तो याद रखिएगा, कहेगा जनता पार्टी की सरकार कब बनी तो 1977 में। क्वेश्चन यही कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है जनता पार्टी की सरकार कब बनी। तो यहाँ पर ब्रैकेट में कर दिया जनता पार्टी की, यहाँ पर डबल क्वेश्चन है। देखिए, कहेगा केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी 1977 में। केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, जनता पार्टी की। केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार किस पार्टी की बनी, जनता पार्टी की। किसकी, जनता पार्टी की। जनता पार्टी की सरकार कब बनी 1977 में। तब भाई केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी तो होंगे ना। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई।
जो 1977 में बने थे, लेकिन ये पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। 1979 में इनकी सरकार गिर गई। 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे। 1979 में इनकी सरकार गिर गई। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 में। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस पार्टी की बनी? जनता पार्टी की बनी। जनता पार्टी की सरकार कब बनी? 1977 में बनी। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई बने। 1980 सी में दिया है 1980। तो 1980 में क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का गठन, यानी हम यहाँ पर लिखते हैं भाजपा का गठन। क्या हो जाएगा? भाजपा का गठन हुआ। भाजपा का गठन। यहाँ पर है भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर है सीधे जनता पार्टी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जनता पार्टी का गठन हुआ था 1977 में। जनता पार्टी का गठन 1977 में हो गया। यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी। क्या है? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में, भाजपा का गठन 1980 में और जनता पार्टी का गठन 1977 में। भारतीय जनता पार्टी 1980। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1980 में, याद रखिएगा। और भारतीय जनता पार्टी किसका प्रतिरूप है? ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसका स्थान लिया? किस पार्टी का? तो भारतीय जनसंघ के। किसका? भारतीय जनसंघ का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का स्थान लिया? तो क्या याद रखिएगा? क्या? भारतीय जनसंघ के। भारतीय जनसंघ के स्थान पर ही भारतीय जनता पार्टी आ गया। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और भारतीय जनता पार्टी उसी का ही प्रतिरूप है। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था, जबकि जनता पार्टी का गठन 1977 में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखेगा। और 1983 में क्या हुआ? तो गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन हुआ। तो गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन तक किसी को डाउट है? आगे बढ़े। और ये परमाणु परीक्षण वाला याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। और इसका 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जनता पार्टी की सरकार कब बनी? 1977 में। बी। 11 के क्या हो जाएगा? बी। जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी थी। 12 का देखिए अब। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका सीधे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का कह रहा है एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का। कितने? 14 बैंकों का। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखेगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन किया? इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन किया? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? तो 1969 में। कब? 1969 में। याद रखेगा 1969 में। आपसे पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? 1969 में। कब? 1969 में। इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? 1969 में। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। ठीक है, तो 12 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। 12 का सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 13वां प्रश्न क्या कहता है? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? ए में दिया है अंग्रेजी, बी में दिया है हिंदी। तो बी हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? हिंदी। हिंदी। तो संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? हिंदी को। किस भाषा को? हिंदी को। हिंदी को संविधान ने राजभाषा का दर्जा दिया। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 343 के क। अनुच्छेद 343 के क के तहत। याद रखिएगा, कहेगा किस अनुच्छेद के तहत भारत ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया? तो अनुच्छेद 343 के क। अनुच्छेद 343 के क। भारत क्या कहता है? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? तो हिंदी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 का बी हो जाएगा। अनुच्छेद 343 के क में कहा गया हिंदी भारत की राजभाषा होगी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है शॉक थेरेपी को अपनाया गया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शॉक थेरेपी को अपनाया गया। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं इसको। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है?
शॉक थेरेपी को अपनाया गया। ए में दिया है 1990, क्या दिया है 1990। तो 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया, शॉक थेरेपी को अपनाया गया, शॉक थेरेपी को अपनाया गया, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी क्या था ये देखिए, शॉक थेरेपी क्या था, तो रूस के समाजवादी से पूंजीवादी विचारधारा की ओर परिवर्तन के मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। रूस में कैसा शासन व्यवस्था था, साम्यवादी, यानी सोवियत संघ में उस समय, रूस नहीं कहिए सोवियत संघ कहिए, तो सोवियत संघ में कैसा विचारधारा था, साम्यवाद। कैसा, साम्यवाद। तो साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के मॉडल को, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के मॉडल को ही शॉक थेरेपी कहा गया। अचानक साम्यवाद की ओर से पूंजीवाद की ओर चलना पड़ा सोवियत संघ को, यानी रूस को, तो उसी को शॉक थेरेपी कहा गया। तो शॉक थेरेपी किसको कहा गया, तो रूस के साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। तो शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया, 1990 में अपनाया गया। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया, 1990 में। बी में क्या है 1991, क्या है 1991। तो 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 25 दिसंबर 1991 को। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 25 दिसंबर 1991 को। 14 का सही आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया, 1990 में। कब, 1990 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 का सही। और सोवियत संघ को 15 खंडों में तोड़ दिया गया। अमेरिका के कूटनीति के प्रयोग से सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया, ठीक है। और विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे सोवियत संघ के, मिखाइल गोर्बाचोव, ये याद रखिएगा। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आज वाली क्लास सबको समझ में आई होगी। अब हम लोग इससे आगे कल जो पढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो आज 14 नंबर क्वेश्चन तक रहने दीजिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे।